आप सबों का आसान बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आरंभ क्लासेस के द्वारा ये यूट्यूब चैनल शुरू की गई है, जिसमें हम 8वीं क्लास से लेकर के नौकरी तक की तैयारी कराते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, वोकैबुलरी बिल्डअप। और वोकैबुलरी बिल्डअप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ें। फिर ग्रामर में भी हम इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर लिटरेचर में भी देखेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। क्या है ये है रामबाण इलाज। मैंने रामबाण इलाज क्यों लिखा है? मैंने इसको रामबाण इलाज इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारा वर्ब क्लियर होता है। स्पोकन इंग्लिश की यह जान है, इसको आप इसका धड़कन भी कर सकते हैं। और वोकैबुलरी अगर सीखना हो तो इंपरेटिव सेंटेंस को सीखिए, और ग्रामर को में भी हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है अपडेटेड। हम लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। हमारी कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा साल पुरानी नहीं होती है। अगर वो पुरानी होती भी है तो अगर कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है तो हम उसको अपडेट करते हैं। तो ये जो है, इसकी मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों के उसमें कुछ सुझाव आए जो मेरे व्यूअर थे, और जो कि मेरे कुछ दोस्तों ने देखा तो उन्होंने कहा इसमें कुछ अपडेट करने के लिए, तो उसको हमने अपडेट किया है। तो ये जो वीडियो है ये अपडेटेड वीडियो है। पुरानी वाली वीडियो को मैं इसको बनाने के साथ ही हटा दूंगा। तो चलो देखते हैं क्या है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे पहला है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस है क्या, इसके बाद हम बहुत जल्द एग्जाम्पल्स में चले जाएंगे। देखो, इंग्लिश में अगर हम डिफिनेशन याद करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमको वर्ड पता होना चाहिए और ग्रामर्स के रूल पता होने चाहिए। तो इसके बाद हम वर्ड्स में चलेंगे, लेकिन कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स नहीं है, सिर्फ ये पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो उसको बताना है। क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ते हैं। जब हम लोग इसके सारे पार्ट्स को पढ़ लेंगे तो इसकी हिंदी हम खुद ब खुद कर सकते हैं। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, उसको बाद में देखेंगे। कहता ऐसा वाक्य जो किसी आदेश को व्यक्त करता हो, और वो आदेश कैसा हो, या तो वो कठोर हो या कोमल हो। यानी अगर हमको आदेश देना है तो इंपरेटिव सेंटेंस। अब कोमल का तरीका है, रिक्वेस्ट है या सलाह है, तो चलो देखते हैं। तो पहला क्या है, जब हम किसी को आदेश देते हैं या किसी को अनुरोध करते हैं तो ये अनुरोध हो गया कोमल और आदेश हो गया कठोर। यहां पर देखो, यह लड़की अपनी भाव भंगिमा को कठोर बनाते हुए कह रही है सिट डाउन, तो हम समझेंगे आदेश है। और यह मुस्कुराते हुए कहती है प्लीज स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाएं, तो ये रिक्वेस्ट है। तो जब कोई बोलेगा तो उसकी भाव भंगिमा से हम समझ जाते हैं कि वो हमारे लिए कठोर है या कोमल है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, यहां देखो, इस इंपॉर्टेंट चीज को देखो। जब कोई हमको बोलेगा तो हम उसकी भाव भंगिमा को देख के समझ जाएंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा तब कैसे समझेंगे? अगर ये वाला हुआ विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं, तो इसको हम स्ट्रोंग कमांड कहेंगे, यानी कठोर। और जब ये फुल स्टॉप होगा तो हम इसको माइल्ड कमांड कहेंगे, यानी कोमल। ये हो गया आपको कोमल और ये हो गया आपको कठोर। क्लियर हो गया? अब आते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं, कहता है डोंट स्टेप आउट। अभी जो है ना, ठंडी हवा बाहर चल रही है, तो अगर कोई मुझे अभी सलाह दे कि आप बाहर नहीं निकलिए तो वो हमको कहेगा डोंट स्टेप आउट। आगे हम लोग हिंदी करना सीखेंगे, जो हमारा ये उद्देश्य है वो है हम हिंदी करना सीखेंगे। ये वोकैबुलरी कम ट्रांसलेशन है। इंस्ट्रक्शन, निर्देश, टर्न लेफ्ट, तुम लोग ड्रिल किया होगा। मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो हम लोग ड्रिल करते थे, तो उसमें हिंदी में बोला जाता था बाएं मुड़ दाएं मुड़। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग इसमें एनसीसी कैडेट भी होगा जो इसको देख रहा होगा, तो इस निर्देश को भली भांति समझ गया होगा। और जब हम किसी को वार्निंग देते हैं ऐसा मत करो, तो डेट इज ऑल्सो इंपरेटिव सेंटेंस। तो इतना जानने की आवश्यकता है। अगर नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे उसका हमको हिंदी पता होना चाहिए। हम जिस उद्देश्य पे आने वाले हैं वो अब आपके सामने है। तो चलो देखते हैं क्या है। अब है इंपरेटिव सेंटेंस बनाना। इसको बनाते कैसे हैं? तो कहता है इंपरेटिव सेंटेंस में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है।
ठीक है। मेरी जो ग्रामर की जो फर्स्ट वीडियो होगी वो बिल्कुल इंपरेटिव सेंटेंस पे होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है जिस समय आप इसको देख रहे हो तो मैंने ग्रामर में वो वीडियो अपलोड कर दी होगी, आप लोग उसको जाकर के वहां देखिएगा। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी टू हमको नहीं लगाना है, टू हमको नहीं लगाना है, V1 से शुरू करना है। कैसे शुरू करते हैं तो चलो एग्जांपल्स को देखते हैं। कहते हैं ना, वो घड़ी आ गई जिसकी हमें इंतजार था। तो यही है पहला सेंटेंस जो कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है, आगे टू नहीं लगा हुआ है, आगे टू नहीं लगा हुआ है, तो बेयर इन्फिनिटिव के इस्तेमाल से हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको हम बाद में सीखेंगे, पहले हमको ये होता है ये पता होना चाहिए। जब हम ये जान जाएंगे तो फिर हम ये सीखेंगे ये कैसे होता है। पहला चीज क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कैसे होता है, फिर हम जानेंगे क्यों होता है। अगर अंग्रेजी में कहे तो इसको मैं ट्रांसलेशन कहता हूं और वोकैबुलरी बिल्डिंग कहता हूं। क्या होता है, कैसे होता है, इसको अगर मैं कहूं तो इसी को, और क्यों होता है इसको मैं ग्रामर, ठीक है, या इसको कहो तो लिटरेचर कहूंगा और इसको मैं ग्रामर कहूंगा। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहला शब्द जो आपके पास है, देखो जब भी कोई स्ट्रक्चर होता है तो उसका जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, इस स्लाइड में मैं 2 से 3 मिनट लूंगा, उसके बाद हम लोग 30-30 सेकेंड में हर स्लाइड को खत्म करेंगे। हमें ज़्यादा समय नहीं देना है, कम ही समय देना है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप वीडियो को देखते देखते सारी चीज़ों को समझ जाए, इसलिए मैंने पिक्चर सब भी इंसर्ट किया है। लगभग हर स्लाइड में पिक्चर को इंसर्ट किया गया है। कोई भी अंग्रेजी में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा कहानी यहीं समाप्त हो जाता है। इसकी जब हम हिंदी करते हैं तो इसकी हिंदी इसके नीचे करते हैं, वर्ब को सबसे लास्ट में कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को बीच में ला देते हैं। अब यहाँ सवाल आता है, अगर सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट ही हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हिंदी इधर हो जाएगा और वर्ब का हिंदी उधर चला जाएगा। तो ये जो अबेंडन है ये क्या है, वर्ब है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। इसकी अगर हमको हिंदी करनी होगी तो इसको हम इधर लिखेंगे और इसको हम इधर लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे योर फियर्स एंड डाउट्स। अब है अबेंडन का ये वर्ब है, उसका हिंदी क्या है, मैंने यहां लिखा हुआ है, क्या है, छोड़ना। तो छोड़ना को हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को हम आदेश देंगे तो उसको क्या कहेंगे, छोड़ो। अगर आदेश देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे तो कहेंगे छोड़िए। तो ये जो छोड़ना है यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, या तो किसी को हम कहेंगे छोड़ो या तो किसी को हम कहेंगे छोड़िए। यही बात कहेंगे, छोड़ो या छोड़िए। तो यहां पर हम क्या कहते हैं ना, छोड़िए नहीं कहते हैं, छोड़ो ही कहते हैं। क्या कहते हैं, छोड़ो ही कहते हैं। तो चलो हमने यहां पे लिखा छोड़ो, हमने यहां पे क्या लिखा, हमने यहां पे लिखा छोड़ो। हो गया। अब हम इसका हिंदी करते हैं। बीच में अगर इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं, आगे प्रीपोजिशन आएगा तो उसका भी हिंदी सीखेंगे। इसका हिंदी इसके नीचे कर देंगे। योर मतलब अपना, फियर मतलब होता है भय, एस लगा हुआ है तो हो गया भयों। सिंगुलर नाउन अभी प्लेलिस्ट में अपलोड है, सिंगुलर टू प्लूरल, आप उसको वहां जाके देख सकते हैं। एंड मतलब है और, ये कंजंक्शन है, इसको हम लोग कंजंक्शन में पढ़ेंगे। डाउट्स मतलब संदेहों, डाउट मतलब संदेह, डाउट्स मतलब संदेहों। छोड़ो, इसका हिंदी की है, अपना भयों और संदेहों छोड़ो। हमको एकदम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको भी नहीं लग रहा होगा और आपको भी नहीं लग रहा होगा, अगर किसी को तुम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ने कहा अपना भयों और संदेहों को छोड़ो, इसमें को जोड़ो। हमको एक आदमी कहता है इसमें को जोड़ो या जोड़िए, हमको भी ये सुनने में अच्छा लग गया, हमने कहा चलो इसी को मान लेते हैं। तो दोनों सही है, अपना भयों और संदेहों छोड़ो या अपना भयों और संदेहों को छोड़ो। तुमको जो सुनने में अच्छा लगता है तुम उसको अपने तरफ से बोलो,
लेकिन अंग्रेजी में हम सिर्फ यही बोलेंगे, अबेंडन योर फियर्स एंड डाउट्स। बहुत बार अगर अंग्रेजी सीखना हो ना, तो कहीं पर अगर अंग्रेजी का वर्ड लिखा हुआ है ना, तो उसको जरूर देखो। मैंने जानबूझ करके रेलवे का स्टेशन, ये रेलवे का स्टेशन है, तुम जब रेलवे से सफर करोगे ना, तो स्टेशन के घुसने से पहले या स्टेशन के बाद में बहुत सारा बिल्डिंग होता है जो छोड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर लिखा होता है अबेंडन्ड। एक्चुअल में अबेंडन का पूरा हिंदी होता है परित्याग करना। अगर इसकी शुद्ध हिंदी की बात हम करें, तो अबेंडन का शुद्ध हिंदी होता है परित्याग करना। लेकिन मैंने ये शुद्ध हिंदी इसलिए नहीं लिखा, फिर लोग हमको कहता सर ये परित्याग का क्या मतलब है, तो इसलिए हमने कहा छोड़ो, हमने कहा छोड़ना लिख देते हैं। तो अबेंडन मतलब होता है परित्याग करना। अब किसी पति को अगर कोई पत्नी छोड़ देता है, या पत्नी को कोई पति छोड़ देता है, तो अबेंडन। एक और शब्द होता है डिजेक्टेड, तो इसको हम लोग जब ये शब्द आएगा तब सीखेंगे, तभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे अबेंडन। तो आपने सीखा अबेंडन, फियर सीखा और डाउट सीखा, आपने 3 शब्द को सीखा। अगर हम अबेंडन को याद करेंगे, फियर को अलग याद रखेंगे, डाउट को अलग याद रखेंगे, तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। आप सेंटेंस सीखिए, आप वर्ड मत सीखिए। अबेंडन योर फियर्स एंड डाउट एक सेंटेंस था, जिसका मतलब हुआ अपने भयों और संदेहों को छोड़ो, और अबेंडन मतलब हुआ छोड़ना। आगे इसमें हमने ज़्यादा समय लगाया, आगे हम लोग कम कम समय लगाएंगे। तो चलो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपना समय को यहाँ बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि हमको बहुत पढ़ना है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। गुड। अकम्प्लिश द मिशन सक्सेसफुली, ये सिंगल है जिसमें हम एक बार और मेहनत करेंगे, बाकी समय 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये हुआ हमारा वर्ब, और ये यहाँ से यहाँ तक हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने लिखा द, मिशन को मिशन ही लिखते हैं। चलो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और सक्सेसफुली को हमने लिखा सक्सेसफुली। और अकम्प्लिश का मतलब हुआ पूरा करना या पूरा करो। पता है, इस चीज को ध्यान से देखो, हमने क्या किया, मिशन को लिख दिया मिशन। ऐसे मिशन मतलब मिशन ही होता है, लेकिन अगर हमको किसी ऐसा वर्ड हो जिसकी इंग्लिश हमको पता नहीं हो, तो हम उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, हमें पूरी आजादी है। केला, KELA लिख सकते हैं। लेकिन हमको वर्ब की इंग्लिश को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, यानी पूरा करने को एकम्प्लिश लिखना है। अगर हम नहीं करते हैं ऐसा, तो क्या होगा, तो देखो मैं केला खाता हूं, आई ईट बनाना, ये देने लगाए, आई ईट बनाना, मैं केला खाता हूं। तो हमको ईट पता था, तो हमने क्या किया, आई ईट केला बोला, सुनने में अच्छा लग रहा है, आई ईट केला, हमको बनाना नहीं पता था। लेकिन अगर हमको ईट नहीं पता होता, तो हम कहते मैं बनाना खाइंग। कितना बेकार लगता है सुनने में। ये सिनेमा में केवल अच्छा लगता है। शोले में पहले क्या कहते हैं, हिंदी सिनेमा में शोले में धर्मेंद्र कहा था बसंती से जब उसको शादी करनी थी। उसके बाद आजकल भोजपुरी सिनेमा में ये सब ज्यादा चलता है। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हम हीरो नहीं है, हमको सिनेमा का हीरो नहीं बनना है, हमको वास्तविक जीवन का हीरो बनना है। तो वास्तविक जीवन का हीरो बनने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इस तरह से हमने किया है। तो चलो देखते हैं। द, ए एंड द, दिस इज आर्टिकल्स। बहुत जल्द आर्टिकल्स पे मैं वीडियो बना रहा हूं। ए एंड द ऑर्नामेंट्स है। जब मैंने NDA के एग्जाम्स को क्रैक किया, बिहार बोर्ड से पढ़ा था, गांव से पढ़ा, शहर गया, एकाएक एग्जाम्स क्रैक कर गया, तो पास तो मैं कर गया, अब इंटरव्यू की मुझे तैयारी करनी थी। तो जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक सर ने फ्री में स्पोकन पढ़ाया, मैं उसका उनका कृतज्ञ हूँ, ठीक है। आज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो फ्री में अवेलेबल है, उस समय ऐसा नहीं था। जब हम उनके यहाँ जाके पढ़ा करते थे तो फी देना पड़ता था। उस समय थोड़ा सा मेरा जो है आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने हमें फ्री में स्पोकन कोर्स को ऑफर किया। तो वो जो सर थे, तो उन्होंने मुझे कहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे कही थी, और मैंने बहुत जल्दी स्पोकन सीखा भी। अलग बात है मैं उस समय NDA के एग्जाम्स को, इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि मेरी ग्रामर अच्छी थी, तो मैं ए एंड द पे बहुत फोकस करता था। उन्होंने कहा देखो ये ऑर्नामेंट्स है, ये हमारे शरीर का गहना है, और गहना हम तब पहनते हैं जब हमारा शरीर होता है। तो पहले शरीर बनाओ तब गहना पहनो। तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग वही करेंगे। ए एंड द का कोई हिंदी नहीं करेंगे। ए एंड द को ऐसे बूझेंगे सजाने के लिए लिखा गया, और हमको अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। ए एंड दी की आवश्यकता होता है केवल एग्जाम्स के पेपर को क्रैक करने के लिए।
तो हम लोग उस जो वीडियो बनाएंगे उसमें इस चीज को देखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। तो ए अंधा का कोई हिंदी नहीं, मिशन मतलब मिशन, सक्सेस मतलब सफलता, और फुल्ली लगा देंगे तो सफलतापूर्वक। एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनाते हैं, वोकैबुलरी के प्लेलिस्ट में ही मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूं। मिशन सफलता पूर्वक पूरा करें, पूरा करें। तो अब क्या हुआ ना, एक बोला कि सर ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे को लिख दीजिए तो ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करें, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पिक्चर देखो, मिशन है कि इसको एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़ना है, एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ना है, तो इसको कहा जा रहा है सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं तुम लोगों को की अंग्रेजी है ऑफ कहीं कहीं नहीं है, इसको हमने अपने मन से जोड़ा है। तो इसलिए हम इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश नहीं किए, हालांकि कुछ मैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया, क्योंकि अगर हम हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो हम जीवन भर नहीं सीख पाएंगे, हम जीवन भर नहीं सीख पाएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब चलो बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। अचीव द गोल्स एम्बिशियसली। अब हमने क्या किया है कि यहां से यहां तक जो ऑब्जेक्ट है पूरे, अब जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें ये पहले से लिखा रहेगा ताकि समय की बचत हो। मैं ज़्यादातर काम बैक एंड में करता हूं ताकि जो वीडियो हो ना वो ज़्यादा लंबा नहीं हो, ठीक है। जितनी काम की चीज़ें वो जल्दी बताई जा सकें। अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, हम लिख देते हैं प्राप्त करो, डायरेक्ट लिखे, अचीव का डायरेक्ट हिंदी क्या लिखे, प्राप्त करो। द का कोई हिंदी नहीं, गोल्स मतलब लक्ष्यों, गोल्स मतलब लक्ष्यों, एम्बिशियसली, एम्बिशियस मतलब उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक। एम्बिशियस, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, उससे बना एम्बिशियस, उससे फिर बना एम्बिशियसली, यानी महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी रूप से, तो यहां उसका हिंदी हो जाएगा उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक प्राप्त करो। गोल है, इसको कह रहा है एम्बिशियसली, इतना उत्साही हो गया ये कि ये उड़ने लगा कि जल्दी से हम प्राप्त कर लें। तो लक्ष्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करो, सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसी को रखेंगे, हम इसी को रखेंगे। हमने क्या किया है, वर्ब के ऊपर में लिख दिया है। तुम चाहो तो अचीव, अचीव बराबर प्राप्त करना तुम लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्वायर न्यू स्किल्स, ये क्या है, रॉकेट साइंस है। मैं आज तुम लोगों को कहूंगा मौका मिले तो तुम रॉकेट साइंस को सीखो, तुम ड्रोन के साइंस को सीखो, हवाई जहाज के साइंस को सीखो, क्योंकि यही नई टेक्नोलॉजी है जो तुम्हें सीखनी है। अब फोर व्हीलर कैसे बनता है ये सीखने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम उड़ने वाली चीजों का साइंस को सीखो। तो क्या कहता है, एक्वायर न्यू स्किल्स, एक्वायर मतलब क्या हुआ, प्राप्त करो, एक्वायर मतलब क्या हुआ, प्राप्त करो। न्यू मतलब नया, स्किल्स मतलब कौशलों, नए प्राप्त करो। अब इसको हम अगर हिंदी करें तो नया की जगह हम ऐसा लिख दें, अगर नए कौशलों को प्राप्त करो, तो ये ज्यादा हमको सुनने में अच्छा लग रहा है, तो हम ये रहने देंगे। लेकिन हमने लिखा यहाँ पे नए कौशल प्राप्त करो, सब सही है, जो तुमको लिखना है तुम वो लिखो, लेकिन अंग्रेजी में केवल लिखोगे एक्वायर न्यू स्किल्स, एक्वायर न्यू स्किल्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक्ट विद इंटेंशंस एंड पर्पस। देखो सेम स्लाइड है, इसको मैं 2 बार दिखाया हूं। अगला स्लाइड देखते हैं। हाँ, एक्ट विद है, उसमें हमने क्या किया है, एक्ट को अलग से किया है, इसमें एक्ट विद के साथ एक साथ लाइन किया है। क्या ये एक शब्द है, नहीं। मेरा उद्देश्य है हिंदी सिखाना और प्रीपोजिशन की गलती नहीं करना, नहीं तो हमको प्रीपोजिशन पे क्लास लेना पड़ेगा। हम प्रीपोजिशन की क्लास जरूर लेंगे, उसमें वो चीजें जरूर पढ़ेंगे जो कंपटीशंस में आती है, लेकिन कुछ चीज ऐसी है ना जो हमको दूसरों के साथ सीख लेना है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इंटेंशन और पर्पस का हिंदी नहीं सीख रहे हैं, हम वर्ब सीख रहे हैं, लेकिन इसमें हम इंटेंशन एंड पर्पस का हिंदी सीख रहे हैं। उसी तरह कुछ प्रीपोजिशन जो फिक्स होता है, इसके साथ ये लगेगा, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये फ्रेजल वर्ब की क्लास नहीं है, लेकिन इस समय ऐसा प्रीपोजिशन लगता है, ये हमको पता होना चाहिए ताकि हमको अलग से रट्टा नहीं मारना पड़े, है ना।
एक पंथ दो काज वाली बात है। तो हम लोग इसको पहले पीछे चलते हैं, पीछे वाला देख लेते हैं और फिर तब आगे वाला देखेंगे। क्या है? एक्ट विद इंटेंशंस एंड पर्पस। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम इसकी हिंदी करेंगे तो ये ऐसा होगा, विद इंटेंशंस एंड पर्पस। सॉरी, यहां पे इंटेंशन ही है। और क्या होगा? एक्ट। एक्ट मतलब क्या होगा? काम करो। तो हमने लिख दिया काम करो। क्लियर हो गया? जब भी किसी में प्रीपोजिशन होता है, यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन है। यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, सॉरी। तो जब भी किसी में प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन वर्ब के तरह इधर चला जाएगा और प्रीपोजिशन के बाद जितनी चीजें हैं वो इधर आ जाएगी। तो इंटेंशंस का हिंदी होता है इरादा, इरादा। एंड का हिंदी हुआ और पर्पस का हिंदी हुआ उद्देश्य, उद्देश्य। और विद का हिंदी हो गया के साथ। इसी तरह हिंदी करते हैं, जैसे वर्ब ऑब्जेक्ट का हिंदी करते हैं उसी तरह प्रीपोजिशन का हिंदी करते हैं। प्रीपोजिशन का इधर आ गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, बाकी इधर ये इधर। के साथ काम करो, के साथ काम करो, यानी इरादा और उद्देश्य के साथ काम करो। इस पिक्चर्स में देखो, इसको एक बल्ब जलाना था, ये क्या किया? ब्लूप्रिंट तैयार करते गया और फाइनली क्या हुआ? सफल हो गया। तो इसका क्या था? एक उद्देश्य था कि उसको बल्ब जलाना था, यानी इसके साथ एक पर्पस था और इसको इरादा था। ये यहाँ फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, लेकिन यहाँ पे सफल हो गया। तो बिल्कुल तुमको भी इंग्लिश इसी तरह से सीखनी है और जीवन में भी इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो अभी तो हमने क्या किया था? एक्ट का हिंदी किया था, बाकी को अलग हिंदी किया था। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो एक्ट विद एक साथ पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे एक्ट विद क्या करेंगे? एक साथ पढ़ेंगे। तो आगे हमारे साथ एक्ट विद इंटेंशंस एंड पर्पस। हमने यहां लिख दिया इंटेंशंस, इंटेंशन एंड, एक मिनट, हम इंटेंशन एंड पर्पस का सीधा हिंदी लिखते हैं। इंटेंशन मतलब इरादा, एंड मतलब और, पर्पस मतलब उद्देश्य। देखो धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं क्योंकि हमको बहुत पढ़ना है। तो इंटेंशन एंड पर्पस हम डायरेक्ट नहीं लिखे, लिख दिया। और यहाँ पर जब एक्ट विद आएगा तो हम क्या कहते हैं? वर्ब के बाद जब कोई चीज होती है, देखो हम एक्ट विद को लिख रहे हैं, तो वर्ब इधर चला जाएगा, वर्ब से उधर जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा? विद और हो गया एक्ट, विद और एक्ट हो गया। विद का हिंदी हो गया के साथ, हमने लिख दिया के साथ। और एक्ट के बदले लिखा काम करो, एक्ट के बदले लिखा काम करो, यानी इरादा और उद्देश्य के साथ काम करो। लेकिन अगर हम एक्ट विद को एक साथ पढ़ें, ये जो एक्ट विद है इसको अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमको प्रीपोजिशन में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि एक्ट के साथ विद लगेगा। पता है जो कंपटीशंस का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे विद खाली रहता, ए में लिख देता टू, बी में लिख देता फोर, सी में लिख देता फ्रॉम, और कहता कि इस नन ऑफ द एबव, और फिर कहता है इसमें टिक जो सही चीज है वो मारी। अब तुम कंफ्यूज किया एक्ट के साथ क्या लगता है, तुमने तो रट्टा मारा ही नहीं था। तो हर चीज रट्टा नहीं मारी जा सकती है। अब प्रीपोजिशन में तब तो फिर यही चीज को हमको फिर से प्रीपोजिशन में पढ़ना पड़ेगा कि एक्ट के साथ विद लगता है अगर इस तरह की चीजें ऐसी हो। तो क्या फायदा है एक ही चीज को बार बार पढ़ने से? नहीं, हम ये चीज पढ़ेंगे। इसलिए अब से जो कोई वैसा प्रीपोजिशन आएगा जहां मुझे जरूरत होगा डालना चाहिए तो वहां हम एक साथ डाले हुए होंगे। तो क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एडेप्ट टू चेंज, देखो टू आ गया ना, इसके साथ एडेप्ट शब्द जब रहता है तो उसके साथ हम ज्यादातर टू लगाते हैं। तो हमने पहले ही इसको अंडरलाइन कर दिया। अगर एक्सेप्शनल वाली कुछ चीजें होगी तो उसको हम प्रीपोजिशन के क्लास में पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके लिए अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आएगा तो एकदम टेंशन मत लो, आपने तो नहीं पढ़ा, वही उसी चीज को हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। बिल्कुल इस प्लान पिक्चर को देखो, प्लान ए और बी एक साथ है। अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो हम प्लान बी की ओर चलेंगे। अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं सीख पाएंगे तो उसको हम प्लान बी प्रीपोजिशन में जाके सीखेंगे। तो हमको बदलाव के अनुसार क्या बनना है? अनुकूल बनना है। चेंज मतलब बदलाव, चेंज मतलब बदलाव। एडेप्ट टू मतलब अनुकूल बनो, अनुकूल बनो। एडेप्ट मतलब हो गया अनुकूल बनो, और यहाँ हो गया टू, यहाँ हो गया
टू, क्या होगा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में जाएगा, तो उसका हिंदी हमने लिख दिया, इसका हिंदी यहाँ लिख दिया। तो बदलाव अनुकूल बनो, तो टू के बदले में हम क्या लिख दें, के अनुसार अगर लिख देते हैं तो ये सुनने में अच्छा लगता है, बदलाव के अनुसार अनुकूल बनो। पता है के अनुसार का अंग्रेजी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू। अगर तुम किसी टीचर से जाके पूछोगे कि सर के अनुसार का अंग्रेजी क्या होता है, तो बताएगा अकॉर्डिंग टू। तो अगर यहाँ पे हम लिखते एडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंज, तो हमने एक शब्द एक्स्ट्रा लिखा था अकॉर्डिंग, तो वो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं था और वो गलत लिखा जाता है। तो हिंदी टू अंग्रेजी हम नहीं सीख सकते हैं, हम सीखेंगे तो जिंदगी भर हम नहीं सीख पाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मैंने अंग्रेजी में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं सारे कंपटीशंस में। तो अडेप्ट टू चेंज क्लियर हो गया, बदलाव के अनुसार अनुकूल बनो। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज है, अडेप्ट टू चेंज। एड्रेस द ऑडियंस अप्रोप्रिएटली, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये श्रोता है, सुनने वाला है, कहता है इसको एड्रेस कीजिए अच्छे से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं तो वो क्या करते हैं, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, तो वो क्या करते हैं, जो ऑडियंस है उसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस करते हैं, मतलब संबोधित करते हैं। एड्रेस मतलब संबोधित करना, तो क्या हो गया, संबोधित करो, क्या हो गया, संबोधित करो। द का कोई हिंदी नहीं, ऑडियंस मतलब हुआ दर्शकों या श्रोता, ठीक है, जो तुमको बोलना है सब सही है। एप्रोप्रिएटली उचित रूप से, एप्रोप्रिएट से बना एप्रोप्रिएटली, ये जो एलवाई लग रहा है ना इसको हम लोग सीखेंगे। उचित रूप से, उचित रूप से संबोधित करो, श्रोता उचित रूप से संबोधित करो, सुनने में अच्छा लगा नहीं, तो यहां पर हम हिंदी दिए, श्रोता को उचित रूप से संबोधित करो। अब हिंदी से करते तो अब को का अंग्रेजी तुम डालता ऑफ, कि सर इसमें ऑफ कहीं घुसाइए, और घुसता नहीं क्योंकि अब जगह है नहीं। तो एड्रेस द ऑडियंस अप्रोप्रिएटली, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एडजस्ट द मिरर्स, जब तुम गाड़ी चलाओगे ना तो मिरर को एडजस्ट करना पड़ता है पीछे की चीजों को देखने के लिए, तो उसके लिए जो अंग्रेजी का शब्द है वो क्या है, एडजस्ट, समायोजित करो। तो समायोजित करो, समायोजित करो, समायोजित करो। द का कोई हिंदर नहीं, मिरर मतलब आईनों, आईनों को समायोजित करो, आईनों को अपने मन से जोड़ें, सुन अच्छा लगने के लिए, आईनों को समायोजित करो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी खींचेंगे। एडवाइस द कस्टमर्स वाइजली, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, यहाँ पर एक शब्द है, ठीक है, कंपटीशन के ध्यान से, जब हम लोग कंपटीशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे एडवाइस और एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह देना, इसका मतलब होता है सलाह, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ एस है और यहाँ पे क्या है, सी है। कंपटीशन में दोनों वर्ड रहेगा, कहेगा इसको मारने के लिए, जहाँ वर्ब का यूज होता है वहाँ ये लगाते हैं, और जहाँ नाउन का यूज होता है यहाँ पे ये लगाते हैं, बस इसी में मिस्टेक हो जाता है। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस तरह के बहुत सारे वर्ड पे, ठीक है, जो इसी प्लेलिस्ट में रहेगी, आप लोग रेगुलरली वॉच कीजिएगा। तो आते हैं काम पर, यहाँ क्या है, ये कस्टमर है, कस्टमर को ये एडवाइस कर रही है क्या खरीदना चाहिए आपको। कहते हैं ना, बहुत बार हम लोग जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो हमसे पूछते हैं आपके यहाँ सबसे अच्छा व्यंजन कौन सा है, आप वही हमको खिलाइए। तो फिर हमको जो है, जो वेटर होता है वो बताता है हमारे यहाँ ये सर अच्छा बनता है। तो आते हैं यहाँ पे, सलाह दो, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सलाह दो, सलाह दो। कस्टमर्स वाइजली, ग्राहकों, वाइजली मतलब समझदारी से, वाइज मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान, यहाँ समझदारी ज्यादा आएगा, समझदारी से। तो ग्राहकों समझदारी से सलाह दो, सुनने में अच्छा लगा नहीं, को अपने मन से जोड़ दिए, को क्या किए, अपने मन से जोड़ दिए, तो ग्राहकों को समझदारी से सलाह दो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चीज क्या है हमारे लिए। अगला है एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसमें एक जनरल नॉलेज की भी चीज है। क्या जनरल नॉलेज की चीज है, 10 दिसंबर, इसी दिन हम लोग मनाते हैं, क्योंकि पूछता है ना वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली से ये पास होकर के हुआ है
जब डे और को हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन में, ठीक है, उस समय हम लोग इस सबको पढ़ेंगे। अभी इतना ही जान लो, 10 दिसंबर को होता है। एडवोकेट फोर, फोर यहां हो गया। एडवोकेट मतलब पक्ष लो, एडवोकेट मतलब पक्ष लो। फोर मतलब हो गया के लिए, फोर मतलब हो गया के लिए। ह्यूमन राइट्स मतलब होता है मानव अधिकारों, मानव, ह्यूमन मतलब मानव, राइट्स मतलब अधिकारों, अधिकारों, मानव अधिकारों के लिए पक्ष लो। मानव अधिकारों को एक शब्द लिखते हैं मानवाधिकारों, यहां जो तुम देख रहे हो। तो मानवाधिकारों के लिए पक्ष लो। एडवोकेट है इसलिए हमने लिखा है फोर। यही सब रहता है प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, उस समय हम ये नहीं बताएंगे जो भी बता दिए हैं। तो क्लियर हो गया। मेरी हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर तुम कोई भी वीडियो मिस किए हो तो तुम्हारी जो पूरे जो कड़ी है उसमें से कोई कड़ी मिस है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम सारी वीडियो मेरी देखो। फ्री ही है, कभी कभी फ्री चीज़ों की कदर नहीं होती है। वेरी गुड। कंजंक्शन, कंजंक्शन है, ऐड क्या है, कंजंक्शन है, जो दो चीज़ों को जोड़ता है, जो दो चीज़ों को जोड़ता है। तो यहां पर एक सेंटेंस इसको जोड़ा है और एक सेंटेंस इसको जोड़ा है, इसलिए एंड के बाद जो इधर का कोई सेंटेंस होगा इसका हिंदी इधर होगा और इधर का हिंदी इधर होगा। तो हमने कर दिया कंजंक्शन में, इसको पढ़ेंगे। तो दो है, एम मतलब लक्ष्य बांधना और गिव अप मतलब हार नहीं मानना। तो हाय की जगह है, एम मतलब लक्ष्य बांधो, लक्ष्य बांधो या लक्ष्य निशाना लगाओ, जो बोलना है। हाय मतलब ऊंचा, ऊंचा लक्ष्य बांधो। और नेवर का हिंदी होता है कभी नहीं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट का हिंदी इसके नीचे, वर्ब का हिंदी इसके नीचे। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब देखो ये सब्जेक्ट नहीं है, एक बात मैं क्लियर करता हूं, लेकिन ये उस स्ट्रक्चर पे है। कभी नहीं, ट्रांसलेशन सीखने का बेस्ट तरीका है ये। गिव अप मतलब हार नहीं मानना, कभी नहीं हार मानो, कभी नहीं हार नहीं मानो। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी ये नहीं होगा, यानी नहीं एक शब्द ही आना है, नहीं एक बार ही आना है। तो कभी हार नहीं मानो, कभी हार नहीं, यहां मिस हो गया, यहां होगा हार मानना, ये मिस हो गया, हार मानना, यहां नहीं शब्द नहीं होगा, ठीक है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। कभी नहीं हार मानो, यानी कभी हार नहीं मानो। नहीं को उठा के वहां से यहां डाल दिए, नहीं को वहां से हटा करके यहां डाल दिए, अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए। देखो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और गिव अप मतलब होता है हार मानो, कभी नहीं हार मानो। लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने क्या हमने कहा कभी हार नहीं मानो, यानी ऊंचा लक्ष्य बांधो या उच्च लक्ष्य निरंतर बनाए रखो। जो तुमको डालना है सब सही है, सब क्या है, सही है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नहीं शब्द नहीं होगा, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, तुम जाके बाद में डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। गुड। अलाइन द व्हील्स, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो हमको चक्का को सीधा रखना पड़ता है ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, इधर उधर गाड़ी नहीं जाए। तो अलाइन मतलब होता है संरेखित करना, यानी एक ही रेखा पर रखना। ये क्या कर रहा है, कभी कभी गाड़ी क्या होता है ना, गड्ढा में जाने के बाद उसका पहिया का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है मैकेनिक, उसको संरेखित कर रहा है। तो अलाइन द व्हील, संरेखित करो, संरेखित करो, संरेखित करो। व्हील्स मतलब पहियों, व्हील्स मतलब पहियों, पहियों संरेखित करो। हमको एकदम सुनने में नहीं अच्छा लगा तो यहाँ पर कोई शब्द जोड़ दिए, पहियों को संरेखित करो। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एम्पलीफाई योर इम्पैक्ट, देखो ये क्या है, ऊंचा है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ावा देना, इसी से एम्पलीफायर बना है। फिजिक्स में जब जाओगे ना तो एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, एम्पलीफाई के बारे में क्या करना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कि बढ़ावे, तो यहाँ क्या है, ऊंचा का सीन, यानी बढ़ाना है, बढ़ाओ। योर इम्पैक्ट, योर मतलब तुम्हारा और अपना दोनों होता है, लेकिन इसमें हम योर के बदले अपना लिखेंगे। अपना प्रभाव बढ़ाओ। पता है ये जो मेरी जो अपडेटेड वीडियो है, इसके इम्पैक्ट को एम्पलीफाई करने के लिए मैंने ये पिक्चर डाला है सारे स्लाइड में, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये उतना अपीलिंग नहीं है।
तो मैंने कहा ठीक है, इसका प्रभाव बढ़ाते हैं, इसके इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं, यानी इसके इम्पैक्ट को एम्पलीफाई करते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर ये इंसर्ट किया कि एम्पलीफाई मतलब क्या हुआ, बढ़ाना। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अम्यूज द गेस्ट ह्यूमरसली, हमारे यहाँ जब गेस्ट आता है ना तो हम चाहते हैं कि उसका अच्छे से स्वागत हो, यानी वो दुखी नहीं हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसको मनोरंजित करते हैं अच्छे से। तो जब हम हास्य से किसी को मनोरंजित करते हैं ना, तो उसके लिए अम्यूज शब्द होता है। जब हंसा करके किसी को मजा देते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, सारा गेस्ट आया है, सब मनोरंजित हो रहा है। तो अम्यूज मतलब मनोरंजित करो, मनोरंजित करो गेस्ट, मेहमानों, ह्यूमरसली, हास्यपूर्वक, हास्य से। अब देखो, मेहमानों हास्य से मनोरंजित करो, सुनने में अच्छा नहीं लगा, हमने यहाँ पर एक शब्द जोड़ा को, मेहमानों को हास्य से मनोरंजित करें। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एनालाइज द डाटा केयरफुल्ली, एनालाइज द डाटा केयरफुल्ली, ये है। तो एनालाइज मतलब क्या हुआ, विश्लेषण करना। एनालाइज मतलब क्या हुआ, विश्लेषण करना। तो देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ जो डाटा है ना उसको एनालाइज कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया विश्लेषित करना, विश्लेषित करो, विश्लेषित करो। डाटा मतलब डेटा, केयरफुल्ली मतलब सावधानी पूर्वक, केयरफुल्ली मतलब सावधानी पूर्वक, डेटा सावधानी पूर्वक विश्लेषित करो। नहीं सुनने में अच्छा लगा, हमने को शब्द को जोड़ दिया, डेटा को सावधानी पूर्वक विश्लेषित करो। देखो डेटम से बना है डेटा, मैंने सेकेंड वीडियो में भी इस पे चर्चा किया है। तो जो मेरे ये वीडियो देखेगा वो सेकेंड वीडियो भी देखेगा, तो उस चीज को हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। सिंगुलर टू प्लुरल, सेकेंड वीडियो में हमने डेटा से कैसे, डेटम से कैसे डेटा बना है इस पर चर्चा किया है, तो तुम सेकेंड वीडियो में जाके देखना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अप्रिशिएट द ब्यूटी अराउंड यू, हमारे ये तरफ जो सुंदरता होती है हम उसको देखते हैं और फिर उसकी प्रशंसा करते हैं कि वाह क्या सुंदर है। तो लेकिन ये लड़की क्या कर रही है, ब्यूटी इनसाइड, ये अपने अंदर की जो इसको सुंदरता है उसी को अप्रिशिएट कर रही है। तो उसी तरह मैं चाहता हूं, जब तो हम दूसरे की सुंदरता की तारीफ करते ही हैं, तो हमें अपने अंदर भी जो सुंदरता होनी चाहिए उसकी तारीफ करनी चाहिए। पहले तो हमें अपने अंदर की सुंदरता को तारीफ करनी चाहिए, उसके बाद दूसरे की सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए। तो अप्रिशिएट मतलब तारीफ करो, अप्रिशिएट मतलब तारीफ करो। इसका हिंदी इधर, इसका हिंदी इधर, इसका हिंदी इधर। अपने, यू मतलब अपने या आपके, जो रखे। अराउंड मतलब चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर। ब्यूटी मतलब सुंदरता, ब्यूटी मतलब सुंदरता। अपने चारों ओर तारीफ करो, अपने चारों ओर की सुंदरता। यहाँ पर हमने एक शब्द जोड़ा और यहाँ पर एक हमने एक शब्द जोड़ा, किस, अपने चारों ओर की सुंदरता की तारीफ करो। तो ये ज्यादा सुनने में हमको लग रहा है अच्छा, तो हमने, हमें जोड़ने की पूरी आजादी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकुलेट द थॉट्स कोहेरेंटली, देखो मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी वीडियो देखते हैं वो जीवन में सफल हो और देश को एक दिशा दिखाए। तो अगर तुम अभी 8 9 10 या 11 12 जिस क्लास में भी तुम हो, तो ये जो मेरा जो थॉट्स है, ये जो मेरी सोच है, इसको मैं अच्छे तरह से व्यक्त करता हूँ अपनी हर एक वीडियो में। मेरी हर एक वीडियो का जो कंटेंट है वो काफ़ी अपडेटेड कंटेंट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोहेरेंटली स्पष्ट शब्द से बता रहा हूँ, आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ थॉट्स मतलब अपने सोच को। यानी मैं अपने ब्रेन से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो तुम्हारे ब्रेन में अच्छे तरीके से डालना चाह रहा हूँ। यहाँ वाट है, तुमको मैं, तुम्हारा दिमाग खाली है, मैं इसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहा हूँ, है ना। यहाँ बल्ब जग रहा है, प्रकाश, मेरा नाम भी है दिव्य प्रकाश। तो आते हैं, व्यक्त करो, हमने लिखा व्यक्त करो। थॉट्स मतलब विचारों या सोच, विचारों। कोहेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, कोहेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, विचारों स्पष्ट रूप से व्यक्त करो। एकदम सुनने अच्छा में अच्छा नहीं लगा, हम को शब्द जोड़ दिए, हमने को शब्द को जोड़ दिया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
असेंट टू द माउंटेन पीक। फिर देखो हमने टू शब्द लगाया ना, कंपटीशन का ये फेवरेट क्वेश्चन है। असेंट रहेगा, खाली जगह रहेगा, कहेगा प्रीपोजिशन भरिए। तो रट्टा नहीं मारा जा सकता है, एक बार ही सीखो, दोबारा प्रीपोजिशन में हम नहीं पढ़ेंगे। ये है शिखर, इसी के ऊपर चढ़ाई करनी है इसको, तो इसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है चढ़ाई करो, यानी चढ़ो। असेंट टू मतलब चढ़ो। माउंटेन पीक यानी शिखर। माउंटेन मतलब होता है पहाड़, पीक मतलब होता है शिखर, यानी पहाड़ का शिखर, उसका एक ही शब्द हुआ शिखर। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हिंदी के कई शब्द के बदले एक ही अंग्रेजी होता है, तो यहाँ भी अंग्रेजी के दो शब्द के बदले में एक ही शब्द है शिखर। तो शिखर या पर्वत शिखर, हमने ये भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पर्वत शिखर पर चढ़ो या की ओर चढ़ो। देखो, एक बोला पर्वत शिखर पर चढ़ो, एक कहता है पर्वत शिखर की ओर चढ़ो, दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन अंग्रेजी होगा असेंड टू द माउंटेन पीक या असेंड टू द पीक। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। असेंबल योर टीम, ये है लीडर, इसको कहा गया अपने टीम को जमा करो, तो इसने सबों को एक साथ ले आया, बोला हम टीम आ गए हैं। तो असेंबल मतलब एकत्र करो, एकत्र करो योर टीम, अपने टीम को एकत्र करो, अपने टीम को एकत्र करो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। असर्ट योर ऑथोरिटी। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का मन बढ़ गया था, वो किसी हायर ऑथोरिटी था, उसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था, तो उसके दिमाग को मुझे ठीक करना पड़ा। तो उसके दिमाग को ठीक करने के लिए मुझे ऑथोरिटी दिखानी पड़ी, क्योंकि मैं कानूनन रूप से मैं लीगल था वहां पे। तो जब हम लीगली किसी चीज को साबित करते हैं तो डेट इज ऑथोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक लैंड है, इस पर ये लोग अपनी ऑथोरिटी को साबित कर रहा है, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन करके, कोई कंस्ट्रक्शन करके। तो एसेट मतलब दावा करो, अधिकार को जब लीगल रूप मिल जाता है या कोई बड़ा अधिकारी होता है तो डेट इज ऑथोरिटी। तो अपने प्राधिकार को, अपने प्राधिकार को, अधिकार में जब कानूनन रूप आ जाता है तो उसको हम प्राधिकार कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन जब इसको राइट टू एजुकेशन डाल दिया गया तो डेट इज प्राधिकार। अपने प्राधिकार का दावा करो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। असिस्ट द यूजर्स प्रॉम्प्टली। मेरी एक वेबसाइट है asanbiharboard.co.in। तो जब मैं उस पर टेस्ट देता हूँ, जब मैं स्टूडेंट्स को उस पर टेस्ट दिलवाता हूँ, तो पहले मैं शुरू में टेस्ट देता हूँ, या उसको कोई दिक्कत हो जाती है तो जब वो मुझसे पूछता है तो मैं उसको सहायता प्रदान करता हूँ और तुरंत करता हूँ। तो जब हम तुरंत करते हैं तो प्रॉम्प्टली, और जब करते हैं तो सहायता करना, यानी सहायता करो। यहाँ देखो ये मोबाइल है, उस पर मेरा स्टूडेंट सब टेस्ट दे रहा है और हम उसको बताते हैं कैसे यूज करना है। तो सहायता करो, सहायता करो। द यूजर्स उपयोगकर्ताओं, उपयोगकर्ताओं, प्रॉम्प्टली मतलब त्वरित, उपयोगकर्ताओं को त्वरित सहायता करो। या सुनने में अच्छा लग गया, हमारा काम हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अटेन द एस्पायरेशंस जेन्युइनली। यह था, इसको शिखर पे चढ़ना था, तो ये तरीका से चढ़ा, बाकी लोग भी चढ़ रहे हैं। नेपाल में एक बार क्या हुआ था, माउंटेन पीक पे भारत का ही दंपति था, उसने क्या किया, उस पर चढ़ा नहीं और फोटोशॉप करके दिखा दिया कि वो वहां चढ़ा था, उसके ऊपर बैन लग गया है नेपाल इस पे चढ़ने में। तो वो जेन्युइनली नहीं था, वास्तविक रूप से नहीं था, उसकी अभिलाषा थी, उसका एस्पायरेशन था कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, लेकिन उसने जेन्युइनली तरीके से अपने आप को साबित नहीं किया, वो फोटोशॉप करके फॉर्जरी किया। तो आते हैं, अटेन मतलब प्राप्त करो। बहुत चीज हम प्राप्त करो के बारे में पढ़ चुके हैं, कभी समझाएंगे कौन कौन वर्ड में क्या क्या अंतर है। एस्पायरेशंस मतलब अभिलाषाओं, जेन्युइनली मतलब वास्तविक रूप से,
अभिलाषाओं को वास्तविक रूप से प्राप्त करो। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अटेंड ए गार्डनिंग वर्कशॉप। बहुत सारी महिलाओं को बागवानी का शौक होता है, तो जब उस पर वर्कशॉप लगता है, किसी अच्छे लोगों को जिसको जानकारी है कि बागवानी कैसे करनी चाहिए, तो वो जो कार्यशाला, वर्कशॉप मतलब होता है कार्यशाला, तो जब वो अपने किसी जगह पे अपने कार्यशाला में ला करके, शाला मतलब होता है घर, कार्य मतलब कार्य करने की जगह, तो जहां वो कार्य करता है वहां पे ला करके किसी को कोई ट्रेनिंग देता है, तो उसको हम लोग, उसमें कोई लोग भाग लेते हैं तो वो अटेंड करते हैं, तो भाग लो, क्या हो गया? भाग लो। एक बागवानी, गार्डनिंग मतलब बागवानी, देखो गार्डन से बना है गार्डनिंग, वर्ब के कैसे बनाते हैं उसमें सीखेंगे। वर्कशॉप मतलब कार्यशाला। एक बागवानी कार्यशाला में भाग लो। क्लियर हो गया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। अट्रैक्ट, देखो यहाँ क्या है? हनी है, मधु है, तो इसका जो मधुमक्खी है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उपयोगी है, तो उसको हम क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसके लिए हम पौधा लगाते हैं फूलों का, उसको अट्रैक्ट करते हैं, फिर वहां पर उस हनी तैयार करते हैं। तो आकर्षित करो, आकर्षित करो, आकर्षित करो। बेनिफिशियल मतलब उपयोगी या लाभकारी, जो बोलना है तुमको बोलो। इंसेक्ट्स मतलब कीटों को अपने मन से हम जोड़ दिए ताकि सुनने में अच्छा लगे। उपयोगी कीटों को आकर्षित करो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अवॉइड एग्रेसिव ड्राइविंग। एग्रेसिव मतलब क्या हुआ? आक्रामक। आक्रामक ड्राइविंग किया तो क्या हो गया? टक्कर हो गया, तो इसलिए इसको हमको बचना है। अवॉइड मतलब बचो, अवॉइड मतलब बचो। आक्रामक, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, आक्रामक ड्राइविंग से, आक्रामक ड्राइविंग से अपने मन से जुड़े, से बचो। से का कहीं कोई अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अपने मन से जोड़ दिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अवेकन योर सेंसेस। मैं तुमको कहता हूं अपने सेंसेस को जगाओ और पढ़ो अच्छे तरीके से, और बहुत पढ़ना है तुमको, कल्पना नहीं है कि कितना पढ़ना है। तो अपने सेंसेस को जगाओ, अपनी इंद्रियों को जगाओ, तो जागृत करो, जागृत करो। हम लोग बचपन में शक्तिमान देखा करते, तो उसमें वो अपने इंद्रियों को जगाता था। योर मतलब अपने इंद्रियों, अपने इंद्रियों को जागृत करो। क्लियर? अगला सवाल, बेक का केक। हर बच्चा को केक पसंद है, मेरी भी बेटी को केक बहुत पसंद है। कभी कभी हम लोग घर में भी बनाते हैं, मैं नहीं बनाता हूँ, मेरी वाइफ बनाती है। तो जब वो केक बनाती है तो वो क्या करती है? बेक करती है, यानी एक केक बनाओ, एक केक, एक केक बनाओ। क्लियर हो गया? बैलेंस और वन लेग। देखो हमने फिर क्या किया? वन ऑन के साथ जोड़ दिया इसको। ऑन का ऑन यहां हो जाएगा, बैलेंस मतलब संतुलन बनाओ, संतुलन बनाओ। ऑन मतलब पर, ऑन मतलब पर। वन लेग, एक पैर पर संतुलन बनाओ, एक पैर पर संतुलन बनाओ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बैलेंस योर प्रायोरिटीज। वेरी गुड। अभी क्या है, तुमको पढ़ना भी है, बा मोबाइल में रील्स भी देखना होगा, और कुछ रील्स भी बनाना होगा, कुछ पैसे भी कमाने होंगे, कोई गर्लफ्रेंड भी होगा और कोई बॉयफ्रेंड भी होगा, ठीक है? तो आते हैं हम इस चीज़ पे, तो हमें हर चीज़ों पर बैलेंस करना है। अभी क्या है, हमको अपने पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बनाना है, अपने व्यावसायिक जीवन में भी संतुलन बनाना है, जो मेरा पेशेवर जीवन है, घर भी बनाना है, और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है। तो हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो संतुलन बनाओ। देखो इसमें ऑन नहीं है, इसमें ऑन नहीं है, इसमें ऑन नहीं है। संतुलन बनाओ। योर प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताओं को, कि हमको कितना अपने परिवार में समय देना है, कितना पेशेवर जीवन में समय देना है, कितना पैसा घर में डालना है, कितना पैसा स्वास्थ्य में डालना है।
तो अपनी प्राथमिकताओं का संतुलन बनाओ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बाथ इन द सन, हमारे यहाँ हमेशा धूप पड़ती रहती है। अभी ठंडी का मौसम है लेकिन उस तरह से ठंडी नहीं पड़ रही, इसलिए मैं कोट पैंट में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, नहीं तो जैकेट पहनना पड़ता। तो जब जहाँ की खाली ठंडी पड़ती है ना, तो जहाँ कम धूप निकलती है तो वो जाकर के पानी में नहाने के बजाय सूर्य की रोशनी में नहाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर के सिलेक्शन में मिस्टेक हो गया। बहुत मोटी लेडी है, लड़कियां अपने आप को मोटी कहलाना पसंद नहीं करती है, लेकिन मुझे कोई दूसरा पिक्चर मिल नहीं रहा था। चलो, बाथ मतलब स्नान करो, बाथ मतलब स्नान करो। द सन, यहाँ इन में बस यानी सूर्य की रोशनी में स्नान करो, सूर्य की किरणों में स्नान करो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बी एक्टिव, बी मतलब सक्रिय रहो, सॉरी यहाँ सक्रिय रहो नहीं बनो, इसको मैं अपग्रेड कर दूंगा, एक्टिव बनो, सक्रिय बनो या सक्रिय रहो। अब तुमको जो लिखना है वो रहो, दोनों सही है ना? खेलो, धूपो, हंसो, एक्सरसाइज करो, सक्रिय रहो, लेकिन बी एक्टिव, बी एक्टिव। बेंड एट द वेस्ट, योगा कहता है कमर से झुको। कहां से झुको? कमर से झुको, कमर पर से झुको, इसलिए डेट इज एट और हिंदी पर से। द वेस्ट, बेंड मतलब पर से, अब बेंड मतलब झुको, वेस्ट मतलब कमर पर से झुको या कमर से झुको, सब सही है। सब क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। बाइक थ्रो द पार्क, है ना? बाइक साइकिल चला रही है, पार्क, तो थ्रो होगा, क्या होगा? थ्रो होगा से, यही है प्रीपोजिशन। दिस इज द कॉल्ड प्रीपोजिशन। हम लोग प्रीपोजिशन क्लास में थोड़ा बहुत समझेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? से। थ्रो मतलब THROUGS, थ्रो। बाइक मतलब चलाओ, बाइक चलाओ, बाइक चलाओ, बाइक चलाओ। थ्रो मतलब से, पार्क से बाइक चलाओ, पार्क से बाइक चलाओ। क्लियर हो गया? आगे देखो, ये जो है ना, रास्ता भूल गया है जंगल में, तब जो ये पगडंडी के सहारे से या कोई रास्ता ढूंढता है तो वो ब्लेज करता है, खोजना। क्या हुआ? खोजना। तो ब्लेज मतलब खोजो, और भी होता है ब्लेज का हिंदी, जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे हम। ए ट्रेल, एक रास्ता। पगडंडी, ट्रेल मतलब पगडंडी, रास्ता जो वास्तविक रूप से कोई रास्ता नहीं है लेकिन हम खोजने का कोशिश कर रहे हैं। एक रास्ता, सॉरी, फॉरेस्ट इधर, ट्रेल इधर, जंगल से। थ्रो का भी हिंदी बताए थे तुमको, से, लेकिन देखना यहाँ से नहीं होगा। एक रास्ता खोजो, जंगल से एक रास्ता खोजो कि जंगल में एक रास्ता खोजो, जंगल में एक रास्ता खोजो। देखा, एक जगह हमने से लिखा, एक जगह हमने लिखा में, एक जगह हमने लिखा में। तो प्रीपोजिशन की कोई हिंदी नहीं लेता है, जो हमको सुनने में अच्छा लगेगा वो हम डाल देंगे, लेकिन लिखेंगे थ्रो, लिखेंगे हम थ्रो। थ्रो के लिए हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में इंपोर्टेंट रूप से। चलो, ब्लो बबल्स इन द एयर, बच्चा में हम लोग करते हैं, बड़े में भी करते हैं। जब मेला जाते हैं तो वहां मिलता है, और मैं अपनी बेटी के लिए इसको खरीदता हूं हमेशा। तो बबल्स इन द एयर, ब्लो मतलब फूको, ब्लो मतलब फूको, बबल्स मतलब बुल, इन द एयर हवा में बुलबुले। अब देखो हम हिंदी जो करेंगे, अब जब प्रीपोजिशन कहीं होगा तो इधर से हिंदी करेंगे। अब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अब अपने आप को हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो हवा में बबल्स, एयर मतलब हवा, इन मतलब में, बबल्स मतलब बुलबुले, हवा में बुलबुले फूको। हम इसमें एक को शब्द जोड़ देंगे तो और अच्छा लगेगा, हवा में बुलबुले को फेंको। क्लियर हो गया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाय बनाई थी, तो मैंने केतली में क्या किया था? पानी को गर्म किया था। हम फिजिक्स में हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, मौका मिलेगा तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है?
वाटर 40 बॉयल मतलब उबालो, बॉयल मतलब उबालो। वाटर 40, देखो इधर से हिंदी कर रहे हैं, चाय के लिए पानी, की मतलब चाय, फोर मतलब के लिए, वाटर मतलब पानी। चाय के लिए पानी उबालो, नहीं अच्छा लग रहा था सुनने में तो हमको जोड़ दिए, चाय के लिए पानी को उबालो। ब्रेव द एलिमेंट्स, पहले इसको हिंदी कर देते हैं तब इस पिक्चर को समझेंगे। ब्रेव मतलब सामना करो, ब्रेव मतलब मौसम, मौसम का सामना करो। कौन मौसम का सामना करो? अभी जो ठंडी हवा बह रही है, ठंडी हवा का सामना करो, ठंडी का सामना मत करो। अब रास्ते में जा रहे हैं, 10-15 गुंडा लोग आ गया तो फिर जो उससे हम सामना किए तो वो भी एलिमेंट्स था, बैड एलिमेंट्स था, दे वेयर बैड एलिमेंट्स। वो क्या था? बैड एलिमेंट्स था। तो क्लियर हो गया? तो यही हुआ, मौसम का सामना करो, चाहे वो किसी तरह का खराब चीजें हो। ब्रेथ इन द फ्रेश एयर, इन यहां हो गया, ब्रेथ मतलब सांस लो, इन मतलब में द फ्रेश एयर ताजी हवा, ताजी हवा में सांस लो, ताजगी वाली हवा में सांस लो, सब सही है। ब्रू कॉफी फॉर द मॉर्निंग, सुबह के लिए चाय, सुबह के लिए कॉफी को बना रहा है। तो ब्रू मतलब बनाओ, ब्रू मतलब बनाओ। सुबह के लिए कॉफी, मॉर्निंग यहाँ फॉर प्रीपोजिशन था, सुबह के लिए कॉफी बनाओ। क्लियर हो गया? चलो, यह पिक्चर मैंने बहुत मेहनत से निकाला है, ठीक है? यह मैं अपने आप को प्रतिबिंब में, जब मैं अपने बच्ची को कोई दुनिया दिखाने जाता हूं तो मैं चाहता हूं कि वो वहां तक देखे जहां तक मैं नहीं देख पाया हूं। हर पिता ऐसा चाहता है। तो यह इसको हॉरिजन दिखा रहा है, क्षितिज तक दिखा रहा है अपनी आंखों से। न्यूनतम डिस्टेंस क्या है? 25 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है अनंत है, ठीक है? तो यह अनंत तक देख रही है कि दुनिया कितनी बड़ी है। हॉरिजॉन्स मतलब क्षितिज, हॉरिजॉन्स मतलब क्षितिज, तो वही इसको कहता है इतनी बड़ी है तो अपने सोच को तुम बड़ा बनाओ। तो ब्रॉडन मतलब विस्तार करो, विस्तारित करो। योर होरिजिन्स, अपने दृष्टिकोण को, अपने होरिजिन्स का मतलब हो गया वो जो क्षितिज था वहां का हिंदी बदल के हो गया दृष्टिकोण। अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करो, क्योंकि ये दिखा रहा है दुनिया अनंत है, तुम देख सकती हो। तुमको लाखों करोड़ों वर्ष दूर जो तारा है वो भी तुमको दिखेगा। ये पिता अपनी बेटी को बता रहे, ये जो सूरज है वो हमसे लाखों करोड़ों, क्या कहते हैं, किलोमीटर दूर है, लेकिन तुम उसको देख सकती हो। तो तुम सोचो दुनिया कितनी बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। ब्राउज द बुक्स फॉर न्यू रीड्स, रीड मतलब होता है पढ़ना, और रीड्स, और रीड मतलब हो गया पढ़ना भी है, नाउन भी है और वर्ब भी है। पढ़ना, और जब रीड हो तो किताबें। ब्राउज मतलब खंगालना, खंगालो। तो नई किताबों, रीड्स मतलब किताबें, नई किताबों के लिए बुक स्टोर को खंगालो। क्लियर हो गया? इधर से हिंदी की है, नई किताबों के लिए बुक स्टोर को खंगालो। गुड। ब्रश योर टीथ, अपने दांत को साफ करो। बिल्ड अ कंपोजिट बीन, अभी जो है ना पूरा देश में रासायनिक खादों का कम प्रयोग हो और जो जैविक खाद हो उसका उपयोग हो, उसके लिए मुहिम चल रही है। तो दैट इज कंपोजिट बिन बनाना पड़ेगा हमको हर गांव में, हर शहर, हर घर में। तो वही कहता है कंपोजिट बिन बनाओ, तुम लोग पढ़ा होगा 9वां 10वां में। एक कंपोजिट बिन, एक कंपोस्ट, कंपोजिट मतलब कंपोस्ट, एक कंपोस्ट बिन बनाओ। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्ड अ फायर पिट, जब हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं या ठंडी का समय है, आग तापते हैं,
तो बिल्ड मतलब बनाओ, फायर पिट मतलब अग्नि कुंड, फायर मतलब अग्नि, पिट मतलब कुंड, अग्नि कुंड बनाओ। क्लियर हो गया। कैलकुलेट द रिजल्ट एक्यूरेटली, रिजल्ट है, मैं एक बार इलेक्शन करवा रहा था, मुखिया की काउंटिंग में था, 10 या 12 वोट से एक कैंडिडेट हार गया, तो उसने क्या किया, उसने रिकाउंटिंग डाला, तो जो साहब थे वहां पे, जो डीएम थे, उन्होंने कहा रिजल्ट को एक्यूरेटली कैलकुलेट कीजिए फिर से, जबकि वो सही था, फिर दोबारा वही रिजल्ट आया। तो कैलकुलेट मतलब गणना करो, गणना करो, रिजल्ट परिणाम, क्योंकि रिजल्ट थे, हम प्रत्येक बूथ पर कितना वोट आया था उसका रिजल्ट था, परिणामों को एक्यूरेटली सटीकता से गणना करो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैंप अंडर द स्टार्स अभी ट्रेंड चला है, खास करके विदेशी लोग ज्यादा करते हैं, वो दूसरी जगह घूमने जाते हैं और बाहर में ही टेंट लगा के सोते हैं, और ये तुम स्टार को देख सकते हो। तो कैंप मतलब कैंप करना, कैंप करो अंडर द स्टार्स, ये इधर तारों के नीचे, तारों के नीचे या सितारों के नीचे, सितारों से जहां और भी है आगे। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कैप्टिव्यूअर्स द व्यू इफेक्टिवली, देखो तुम जो है मेरे व्यूअर हो, तो तुम लोगों को मोहित करने के लिए, ताकि तुम्हें तुम्हें वीडियो अच्छा लगे, कलर कम्बिनेशन किया गया, ये किया गया, वो किया गया, एनिमेशन थोड़े बहुत ट्रांजिशंस डाले गए हैं पावर पॉइंट में, ये क्या है, तुम लोगों को मोहित करने के लिए। कैप्टिवेट मतलब मोहित करो, कैप्टिवेट मतलब मोहित करो। द व्यूअर्स इफेक्टिवली, व्यूअर्स मतलब दर्शकों, इफेक्टिवली मतलब प्रभावी रूप से, दर्शकों प्रभावी रूप से मोहित करो, नहीं दर्शकों को प्रभावी रूप से मोहित करो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे एक बार एनसीसी के तरफ से उड़ीसा जाने का मौका मिला था, तो मैं सन टेम्पल गया था। तो पहली बार मैंने ऐसे पहले मैं पिक्चर्स में देखता था, लेकिन पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखा, तो उसको देख करके मैं दंग हो गया कि आखिर इतनी जटिल डिजाइन्स कैसे कार्व किया गया, कैसे बनाया गया, यानी नक्काशी करना। तो नक्काशी करो, मौका मिलेगा तो तुम जा करके देखना, दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे डिजाइन भरे पड़े हुए हैं। अगर प्राचीन भारत को देखना हो तो तुम दक्षिण भारत जाओ, अपने संस्कारों को देखना हो तो दक्षिण भारत जाओ। देखो मैं उत्तर भारत, हमारे यहाँ भी संस्कार, सब जगह संस्कार, पूरा भारत तो एक ही है ना यार। नक्काशी करो। इंट्रिकेट डिजाइन्स, जटिल डिजाइनों की नक्काशी करो। क्लियर हो गया। अभिधाम टेम्पल्स बनने में इस तरह की डिजाइनें आई हैं। आगे बढ़ते हैं। बेसबॉल, एक बेसबॉल को पकड़ो, कैच मतलब पकड़ना। गुड। सेलिब्रेट, जब 50 सब्सक्राइबर आए तो मैंने सेलिब्रेट किया। 100 सब्सक्राइबर होंगे, अभी शायद 71 या 72 ही है जिस समय ये वीडियो बन रही है। जब 100 होगा तो मैं सेलिब्रेट करूंगा, 150 होगा तो मैं सेलिब्रेट करूंगा, 200 होगा तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाऊंगा। तो जश्न मनाना, जश्न मनाओ, छोटी जीतों का, छोटी जीतों का जश्न मनाओ। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चैलेंज द स्टेटस क्यो, यथास्थिति, ये सफलता को प्राप्त किए हुए था और दूसरा व्यक्ति इसको चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ा कि अब तुम ही सफल नहीं हो, मैं भी सफलता प्राप्त करूंगा। तो जो स्टेटस क्यो पहले से थी, यथास्थिति, यहाँ स्थिति लिखा हुआ है लेकिन हिंदी होगा यथास्थिति, उसको चुनौती दिया, यहाँ सॉरी, चुनौती दो, चुनौती दो। यथास्थिति, यथा स्थिति को चुनौती दो कि सिर्फ तुम ही सफल नहीं है, हम भी पहुंच रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
हमने पार्ट 1 समाप्त कर लिया है। जिस समय ये वीडियो बन रही है उस समय पार्ट 2 की भी वीडियो अपलोडेड है। पार्ट 3 पार्ट 4 समय मिलेगा तो हम इसको बनाएंगे और जरूर बनाएंगे, लेकिन हम लोग अभी ग्रामर का एक प्लेलिस्ट में हम लोग जो ये पढ़े हैं ना इसकी ग्रामर को पढ़ लेते हैं। इतना काफ़ी है इस चीज़ को समझने के लिए। बाकी तो ये तो क्या है ना, वोकैबुलरी का बिल्डअप है। हम फिर से पार्ट 3 और पार्ट 4 बना देंगे। तो ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।